हेलो हाय वेलकम। कैसे हैं आप लोग? सो वी आर स्टार्टिंग ए सीरीज जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे। इसके बेसिकली 4 पार्ट्स होंगे और चारों पार्ट में सबसे पहले एक वीडियो जो सीडीपी पे आएगा एंड देन कंबाइंड रूप से 30-30 क्वेश्चन को कवर करते हुए हम लोग बाकी सभी सीडीपी को भी कवर करेंगे। सो इस सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के एनालिसिस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बाल विकास के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सो ये कीवर्ड है, इस क्वेश्चन का कीवर्ड यही है कि हमको ढूंढना है सिद्धांतों में से सही कथन। इट मीन्स कि 3 गलत होंगे और एक सही होगा। सो यहाँ पे देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाह्य भाग की ओर होता है। मतलब विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाह्य भाग की ओर होता है। और अगर हम यहाँ पे हाथ बना रहे हैं तो हाथ के भी सेंटर से बाहर की ओर, ठीक है, और होल बॉडी के भी सेंटर से बाहर की ओर, राइट। इसी को बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये राइट ऑप्शन है बिकॉज ये थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, और एक और था सिफेलोकॉर्डल, एक स्पाइरल शेप का था। तो ये केंद्र दूराभिमुख सिद्धांत भी इसको बोलते हैं हिंदी में। विकास आनुवांशिकता एवं वातावरण से प्रभावित नहीं होता, होता है प्रभावित। और हम लिखते हैं ना, विकास बराबर आनुवांशिकता गुना वातावरण, राइट। ऐसे क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी गलत है। विकास के सभी 6 आयाम एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। इट मीन्स कि हर एक विकास का आयाम दूसरे विकास के आयाम से जुड़ा होता है और एक दूसरे को प्रभावित करता है, ठीक है। विकास पूर्णतः संख्यात्मक है। कभी कभी आपको ऑप्शन में संख्यात्मक मिलेगा, कभी कभी इसी शब्द को मात्रात्मक लिखता है। इंग्लिश सबका सेम रहता है, हिंदी में थोड़ा सा वो पर्यायवाची वाला पॉइंट ऐड होता है, तो इसको मात्रात्मक बोला जाता है। कि विकास पूर्णतः मात्रात्मक नहीं है, विकास पूर्णतः मात्रात्मक नहीं है, यह मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? सबसे पहले भाषा विकास भी वृद्धि और विकास का एक आयाम है। जो 6 आयाम हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें से एक आयाम भाषा विकास भी है। तो पहला पॉइंट जो हमको दिमाग में रखना है कि विकास ही जब आनुवांशिकता और वातावरण से प्रभावित होता है तो इसके सभी 6 आयाम इससे प्रभावित होंगे, ठीक है। केवल आनुवांशिकता से नहीं, आप अपने नेचुरल जो गुण है उसके साथ वातावरण में बहुत कुछ चीज सीखते हैं हम लोग। जो भी शब्दों को सीखते हैं वो वातावरण में ही सीखते हैं। केवल पर्यावरण से नहीं, हमारे अंदर अगर वो क्वालिटी नहीं होगा, वो गुण नहीं होगा, तो हम केवल पर्यावरण के हेल्प से नहीं सीख सकते हैं। आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों से, राइट, ये सही है क्योंकि यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व हो रहा है। और बता चुके हैं पहले कि विकास जो है ना वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का गुणात्मक स्वरूप है, ठीक है। और यहाँ पे ये गुणात्मक स्वरूप बहुत जटिल होता है, ओके। तो इसके जो 6 आयाम है ना, उन सभी 6 आयामों पर ये रूल अप्लीकेबल होंगे, राइट। तो चाहे वो भाषा विकास हो जाए या फिर संज्ञानात्मक विकास हो जाए या नैतिक विकास हो जाए, संवेगात्मक विकास हो जाए या सामाजिक विकास हो जाए, सभी 6 विकास के आयाम के लिए यही रूल लगेगा, ठीक है। ऑलराइट।
एक प्रगतिशील कक्षा, एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन का बात यहाँ पे किया जा रहा है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का बात किया जा रहा है। तो प्रगतिशील शिक्षा का विचार दिया गया था जॉन डीवी के द्वारा। ठीक है। केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, मतलब केवल बैठ के आप सुनते रहिए। मूक मतलब चुपचाप सुनना। ठीक है, मूक श्रवण मतलब चुपचाप चुपचाप सुनना। तो यहाँ पे केवल सुनने को प्राथमिकता नहीं देता है। अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, राइट। अधिगमकर्ता जो है ना, उसमें बहुत सारा व्यक्तिगत विभिन्नता होता है, हर एक बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है और इसको ये सम्मान देता है। अब सम्मान देने का ये मतलब नहीं है कि उसको बुला के प्राइज दिया जाएगा, इसका मतलब है कि केयर करना। ठीक है, देखभाल करना। और देखभाल करने का सेंस है कि हम सभी बच्चों को एक तरह से ट्रीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर एक बच्चा अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ बने। मेरा जो क्षमता है ना, उस क्षमता के उच्चतर स्तर पे पहुंचे। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही बात करता है। या फिर संज्ञानवाद, रचनावाद, जितनी भी तरह की विचारधाराएं हैं जो अभी नए शिक्षा अधिगम में प्रभावी हैं, वो यही बताता है, राइट। अंक उन्मुख होता है नहीं, यहाँ पे अंकों से ज्यादा बच्चे के ज्ञान को वैल्यू दिया जाता है। अंक लाने के लिए तो बहुत सारा उपाय है ना। अंक लाने के लिए 10 क्वेश्चन अगर रट लें तो उससे अंक आ जाएगा। तो अगर केवल अंक पे फोकस करेगा ना, फिर वो रटने को प्रोत्साहित करना शुरू करेगा। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन मिलता जुलता है जस्ट इससे पीछे, मतलब जो रचनावाद है ना, संज्ञानवाद, उसी से जस्ट पहले ये विचारधारा आया है। और हमारा जो रचनावाद है वो इससे ही प्रेरित है। ठीक है। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित होता है नहीं, केवल अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित नहीं होता, इसमें संज्ञानात्मक सिद्धांत को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक सिद्धांतों को भी शामिल किया जाता है। तो केवल यहाँ पे व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित नहीं होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट ऑप्शन। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना, मतलब हम नियमों को इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि इससे हमको सजा नहीं मिलेगा। और ऐसा ही था लॉरेंस कोलबर्ग के दंड और आज्ञाकारिता में। ठीक है, आज्ञाकारिता और दंड और आज्ञाकारिता कोलबर्ग के 3 स्तरों में से पहले स्तर में आता था। इसको बोला जाता है पूर्व परंपरागत। ठीक है, फिर यहाँ पे परंपरागत आ जाता है और यहाँ पे पश्च परंपरागत आ जाता है। ठीक है, इसी को उत्तर परंपरागत, इसी को प्रथागत भी बोला जाता है कभी कभी। ठीक है, रूढ़िगत भी बोला जाता है। तो परंपरा, प्रथा, रूढ़ि, इन सभी को समकक्ष के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रथा पूर्व चरण या पूर्व प्रथागत चरण, यही है। तो ये राइट ऑप्शन है। प्रथागत चरण में बच्चा समाज के नियमों के अनुसार चलता है और वो सभी नियम अदृश्य होते हैं। ठीक है, अदृश्य नियम होते हैं। यहाँ पे दृश्य नियम ये होते हैं ना कि बच्चे को बार बार बोलना पड़ता है। ठीक है, बार बार बोलना पड़ता है, इसीलिए बच्चा बोलते हुए देखता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दृश्य नियम। अमूर्त संक्रियात्मक जो है ना, ये प्याजे से जुड़ा हुआ है और उत्तर प्रथागत ये नहीं होगा ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। मींस क्वेश्चन जो है ना, ये पॉजिटिव वाइब दे रहा है। ठीक है, और हमको नंबर भी चाहिए, 1 नंबर चाहिए हर एक क्वेश्चन से। तो 1 नंबर कब मिलेगा? जब हम पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही पॉजिटिव रहेगा, मतलब हमको स्कोर पॉजिटिव में करना है। तो हमेशा आपको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में सोचना है। निगेटिव क्वेश्चन रहेगा तो हम निगेटिव ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और फिर वो हमको पॉजिटिव मार्क्स देगा। राइट, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें संकल्पनाओं का प्रगतिकरण जटिलता से सरलता की ओर होना चाहिए। प्रगतिकरण मतलब प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। ठीक है, तो जब भी हम बच्चों को सिखाना शुरू करते हैं वो सरल से जटिल होना चाहिए, ना कि जटिल से सरल। तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये गलत ऑप्शन है।
जो अपसारी चिंतन को प्राथमिकता दे। अपसारी चिंतन इनबिल्ट होना चाहिए, खुद ब खुद होना चाहिए, मतलब हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिसमें अपसारी चिंतन भी हो, ठीक है, अभिसारी चिंतन भी हो, समालोचनात्मक चिंतन भी हो। हम केवल किसी एक चिंतन के प्रारूप को प्राथमिकता नहीं दे सकते हैं, बाकी को अवरुद्ध नहीं कर सकते, हर एक का अपना विशेष महत्व है। जो संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दे। संकल्पों के बीच, जैसे अगर हम कोई दो चीज पढ़ा रहे हैं, पहले जोड़ पढ़ाते हैं, फिर घटाव पढ़ाते हैं, फिर गुना पढ़ाते हैं, फिर भाग पढ़ाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हर एक जो कॉन्सेप्ट है ये दूसरे कॉन्सेप्ट से इंटरलिंक होता है, जुड़ा हुआ होता है, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे पढ़ाना चाहिए कि पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट हो और आगे वाला जो कॉन्सेप्ट हो एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो और बच्चा इन चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन है, बाकी आगे का ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो शिक्षार्थियों के बीच प्रतिद्वंदिता रूपी संस्कृति पैदा करे, मतलब एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंद करना, ठीक है, कंपटीशन करना। और यहाँ पे प्रतिद्वंदिता का सेंस जो है ना, कंपटीशन का जो सेंस है वो निगेटिव जैसा कुछ फील हो रहा है, ठीक है। तो हमको कभी भी वैसा कल्चर नहीं क्रिएट करना है जिसमें बच्चा एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के रूप में ये करे, ठीक है, compete करे। इसमें क्या होगा ना कि बच्चा दूसरे से ज्यादा मार्क्स लाने के लिए अलग अलग तरह का हथकंडा अपनाएगा, जैसा आप लोग देखे होंगे ना 3 इडियट में वो किया जाता है, बहुत सारा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट। लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः किस पे जोर देता है, तो आपको पता है कि लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है ना, इसी को बोला जाता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। और ये संज्ञानात्मक सिद्धांत है एक, मतलब ये संज्ञान के निर्माण पर ध्यान देता है। आनुवांशिकता के विकास पर प्रभाव को कंसीडर करता है नहीं। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, सांस्कृतिक और सामाजिक। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपागमों के योगदान, ठीक है, इसको वैल्यू देता है। समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल को महत्व देता है। तो ये था ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का सिद्धांत, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का सिद्धांत था, ब्रेनर, राइट। अभिप्रेरणा का आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व को ज्यादा वैल्यू देते हैं लेव वाइगोत्स्की। क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। इसका मतलब देख लीजिए कि उसका झुकाव लड़कों के तरफ ज्यादा है क्रिकेट के दौरान, ठीक है। देखिए क्रिकेट को यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में इनसर्कल किया गया है, तो लड़कियों पर ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, मतलब इसका झुकाव है लड़कों के तरफ, तो लड़कों पे पक्षपात हो रहा है, ठीक है, और लड़कियों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो यहाँ पे अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है, तो यह जेंडर पक्षपात का उदाहरण दे रहा है। जेंडर सशक्तता तब होता है जब हम दोनों को इक्वल कंसीडर करते हैं, ठीक है, इक्वल इक्वली ट्रीट करते हैं। जेंडर धमकी जैसा कुछ है नहीं, जेंडर प्रासंगिकता और संबद्धता का मतलब यहाँ पे बन नहीं रहा है, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है, यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा है तो बच्चे को वैल्यू दिया जाना चाहिए। इट मीन्स निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को नहीं, हम परीक्षा को अगर वैल्यू दे रहे हैं ना तो बच्चा से ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान की संक्रियात्मक संक्रिया संरचना प्रक्रिया को, सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ज्ञान का निर्माण होता है और सक्रिय रूप से होता है, ठीक है। और ऐसा ही माना जाता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, सक्रिय रूप से भागीदारी के साथ करते हैं, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम के समापन को नहीं। अगर हम केवल पाठ्यक्रम को समाप्त करने पे चलेंगे तो 1-1.5 महीने के अंदर पूरे साल का सिलेबस जो है ना वो खत्म किया जा सकता है, और इसमें बच्चे को जीरो प्रॉफिट होगा, ठीक है, जीरो प्रॉफिट होगा, थोड़ा सा भी लाभ नहीं होगा। इट मीन्स ये बच्चे को वैल्यू नहीं दे रहा है। दंड आधारित कठोर अनुशासन पद्धतियों को, तो ये दंड निर्धारित करेंगे शिक्षक, इसीलिए शिक्षक केंद्रित हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन है बी। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, पुस्तक और पत्रिकाएं। देखिए इससे बच्चा डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है। निकटस्थ परिवार के सदस्य, परिवार के जो क्लोज पर्सन है उसके साथ बच्चा मिलते जुलते रहता है। माता पिता का कार्यस्थल,
अगर माता पिता दोनों घर में रहते हैं तो हम इसको समाजीकरण का प्राथमिक कारक मान सकते हैं, क्योंकि उनका कार्यस्थल घर है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केस में माता घर में काम करती है, पिता बाहर काम करते हैं। बहुत सारे केस में पिता घर में काम करते हैं, माता बाहर। बहुत सारे केस में दोनों बाहर काम करते हैं। तो हम किसी एक परिस्थिति को लेके इसको प्राथमिक कारक नहीं बोल सकते हैं, राइट। अस्पताल के निजी कर्मचारी या अस्पताल के कर्मचारी नहीं, यहाँ पे कभी कभी मिलना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन, निकटस्थ परिवार के सदस्य। और इसमें यहाँ पे ऑप्शन बन रहा है ना कि परिवार के क्लोजली जो पर्सन है वो समाजीकरण के प्राथमिक कारक। समाजीकरण के प्राथमिक कारक में उनको रखा जाता है जो बच्चे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं, नजदीक होते हैं, ठीक है, हर समय टच में रहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या चरण के समानुरूप है? जन्म से 2 वर्ष, इसको पियाजे बोलते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था, ये इसको बोलते हैं इंद्रिय गामक, इंद्रिय गामक अवस्था। 2 से 7 साल को पियाजे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। 11 साल से ऊपर को बोलते हैं अमूर्त या औपचारिक, और इसको बोला जाता है मूर्त या अनौपचारिक, ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में आकलन की योजना कैसे बनाएंगे? देखिए, आकलन का मतलब होता है चेक करना कि बच्चे की वस्तु स्थिति कैसी है। और आकलन जो है ना, ये सतत होते रहता है, इसके लिए कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक बात जो है ना, वो ध्यान में देने वाला बात यह है कि जिस तरह से बच्चे सीखते हैं, ठीक है, सीखने की प्रकृति के अनुसार ही आकलन संभव होता है। अगर बच्चा मौखिक रूप से सीख रहा है तो उसका आकलन में हम लोग मौखिकता को ज्यादा स्थान देंगे, ठीक है। अगर बच्चा लिखित रूप से सीख रहा है, जिससे लेटर लिखना सीख रहा है ना, तो वहां पे बुलवा के हम नहीं चेक कर सकते, राइट। तो बोला जा रहा है कि आप अपनी कक्षा में आकलन का योजना, बच्चे विभिन्न गतियों और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं, तो सभी विद्यार्थियों के समान कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित करेंगे। केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न सब बच्चे को समान ट्रीट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है ना, किसी के लिए अलग अलग सेट नहीं किया जाता है। बच्चे के सीखने के तरीके से संबंधित नहीं हो, अगर सीखने के तरीके से संबंधित नहीं होगा, फिर हम अलग अलग बच्चों के लिए कैसे डिसाइड करेंगे? आकलन के अलग अलग तरीकों पर आधारित हो, राइट। ये सही ऑप्शन है, क्योंकि हम अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग विधि प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट। लेव वाइगोत्स्की के, देखिए इसको इस चैप्टर में 2 बार लेव वाइगोत्स्की का थ्योरी आ चुका है। कौन सी अधिगम अध्यापन प्रक्रिया को पाड़ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है? पाड़ का मतलब होता है स्कैफोल्डिंग, अलान मचान, ठीक है, आधारभूत सहायता, ये सभी आएगा पाड़ के उदाहरण के अंतर्गत। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग पाड़ या सहारा का बात करते हैं, इसके फोल्डिंग का बात करेंगे, तो यहाँ पे बच्चे को एक शिक्षक केवल हेल्प कर सकता है, ठीक है, सुलझाने में हेल्प कर सकता है। अब वहां पे अगर उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया ना, तो फिर वो हेल्प नहीं हुआ, टीचर खुद सॉल्व कर दिया, राइट। सब तो इसके ऑप्शन को देखते हैं। समस्या समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देशों को देना, मतलब बच्चे को हम बार बार निर्देश दे रहे हैं और हर एक स्टेप पर निर्देश दे रहे हैं, हर एक स्टेप पे उसको बता रहे हैं, तो ये इसके फोल्डिंग का उदाहरण नहीं है, राइट। गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना, यहाँ पे आप सहायता क्या दे रहे हैं? आप तो पीट दे रहे हैं ना बच्चे को। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं, तो उस समय संकेत और इशारे देना। देखिए, यहाँ पे एक टीचर बच्चे को हेल्प कर रहा है और इससे बच्चा खुद सोचेगा, खुद से वो क्रिएट करेगा अपने नॉलेज को। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप, लाओ कॉपी सॉल्व कर देते हैं, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, करेक्ट ऑप्शन। आप इसको नोट डाउन करते जा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इट मीन्स कि 3 ऑप्शन गलत
और एक ऑप्शन सही। ठीक है। बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षणों के द्वारा ही मापा जा सकता है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि बुद्धि जो है ना ये दिखता नहीं है, इसलिए ये मात्रात्मक नहीं है, यह गुणात्मक है। ठीक है, क्वालिटेटिव है। तो इसीलिए जब हम गुणात्मक इसको कह रहे हैं तो इसको बुद्धि परीक्षण के द्वारा केवल नहीं मापा जा सकता है, बुद्धि परीक्षण से हम इसके स्तर का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये गेस करने में, अनुमान लगाने में हेल्प करता है, ना कि उसका एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है। बुद्धिमत्ता संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में आनुवंशिकता की कोई भूमिका नहीं होती। होती है भूमिका। बुद्धि भी आनुवंशिकता मतलब हेरिडिटी, आनुवंशिकता, और वातावरण का ई, इन्वायरमेंट का ई, इन दोनों के गुणात्मक और जटिल गुणात्मक स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो दोनों की भूमिका होती है और हम इसकी भूमिका को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। राइट। एक क्षेत्र में उच्च बुद्धिमत्ता अन्य क्षेत्रों में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करती है। मतलब अगर आप क्रिकेट में बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को भी बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, संभावना ये है कि हो सकता है कि आप एक फील्ड में, दो फील्ड में, चार फील्ड में अच्छे हो सकते हैं, या सारे फील्ड में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये सभी के लिए वैलिड नहीं होगा। राइट। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। आप स्कूल में केवल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे ज्यादा है बुद्धिमत्ता। आप सिचुएशन को कैसे हैंडल कर रहे हैं। राइट। आप अपने वातावरण के साथ कैसे समायोजित हो रहे हैं, घुल मिल कैसे रहे हैं। राइट। तो ये है स्कूली योग्यता से ज्यादा प्रदर्शन करना। ठीक है, एक बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक विद्यालय में ही केवल परफॉर्म करें, इससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोलती है कि वाह इतना बड़ा कुत्ता। इसका मतलब है कि बच्चे के स्कीमा में पहले से कुत्ता है। ठीक है, और अब जो वो इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में, संज्ञान में पुट कर रही है, तो बता रही है कि यह इतना बड़ा कुत्ता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। तो प्रतीकात्मक विचार यहाँ पे नहीं है, बच्चा बोल रहा है। ठीक है, प्रतीकात्मक तब होता है ना जब बच्चा संकेतों से समझने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। वस्तु अस्थायित्व का मतलब है कि उसके आगे से कोई चीज खींच लेते तो भी वो उसको ढूंढ लेता, तो यहाँ पे वस्तु अस्थायित्व जैसा नहीं है। स्थगित अनुकरण, डेफर्ड इमिटेशन, विलंबित अनुकरण का बात है। इसमें बच्चा एक चीजों को कुछ समय बाद करता है। ठीक है, अभी वो देखा, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 2 मिनट, 2-4 घंटा, 5 घंटा, एक दिन, 2 दिन के बाद उस चीज को परफॉर्म करे ना, वही आस्थगित अनुकरण कहलाता है। इसको विलंबित अनुकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 3 कटा तो एक ही बचा, आत्मसातीकरण और समावेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक है, अपने स्कीमा में जो सम्मिलित ज्ञान है उसका प्रयोग करना। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की देखिए, अगेन लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की का मतलब सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और भाषा और विचार के संबंध में ये क्या बताते हैं। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। राइट, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करता है, ऐसा मानना था पियाजे का। ठीक है, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा मानना था चॉम्स्की का। और संज्ञान भाषा से स्वतंत्र होता है, ऐसा किन्हीं का नहीं मानना है, ये गलत ऑप्शन है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है और वही करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे रहता है कि भाषा और विचार अलग अलग पैदा होते हैं, अलग अलग उत्पन्न होते हैं, अलग अलग अस्तित्व में आते हैं, और 3 वर्ष में जाके दोनों एक हो जाते हैं, फिर भाषा विचार को निर्देशित करता है, तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहता है। ठीक है, बाकी अब यही है तो इसी को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर इसके साथ वो ऑप्शन रहता तो फिर उसको भी सेलेक्ट करते। अगर देखा जाए तो अगर बचपन से ही अगर ऐसा बोला जा रहा है तो ये वोर्फ का कथन है। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जब बच्चा पैदा होता है ना,
उस वक्त बच्चे का विचार और भाषा अलग अलग होता है, स्वतंत्र होता है एक दूसरे से। ठीक है, धीरे धीरे इसमें जुड़ाव आते जाता है और 3 वर्ष के एज में जाके भाषा और विचार एक हो जाता है। तब भाषा विचारों को निर्देशित करता है या संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करता है। राइट, सॉरी। बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और बात है सृजनात्मकता पे, मतलब नया नया क्रिएट करना, अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग तरीके से सोचना, अन्वेषण को, खोजबीन को प्रोत्साहित करके। ठीक है, ये सही है। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, इसका मतलब है कि टीचर जो बोले बच्चा वही करे, और ऐसे पद्धति में कुछ भी नया क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, नया यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि टीचर के अनुसार सब कुछ चल रहा है। लगातार अभ्यास और दोहराकर, जब हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं इसका मतलब एक ही चीज को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, केवल अनुकरण के द्वारा, अनुकरण से हम केवल नकल कर सकते हैं। ठीक है, देख के वो उसी चीज को रिपीट कर सकते हैं, तो हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। गुणज वैकल्य ये बता रहा है डिस्कैलकुलिया को। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिस्कैलकुलिया का कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर का काम होता है गणित से जुड़ा हुआ, और गणित का भी यहाँ पे मतलब आएगा जोड़ घटाव गुना भाग, मतलब इसी तरह का चीज। गति विषयक आसक्तता से, मतलब मूवमेंट में प्रॉब्लम से नहीं, ये नहीं होगा। दूसरे के प्रेरक इरादों को समझने में प्रवाहिता से नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, सांगीतिक योग्यता से, गाना गाने की योग्यता का बात यहाँ पे है नहीं। गणितीय संकल्पनाओं के अधिगम में कठिनता से, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के दाखिलों हेतु सीट के आरक्षण का प्रावधान है। सीट को रिजर्व किया जाता है, 25% सीट यहाँ पे रिजर्व किया जाता है क्लासरूम के अकॉर्डिंग। मतलब क्लास पहला में अगर 30 बच्चा पढ़ेगा, ठीक है, तो इसका 1/4 मतलब लगभग 8 बच्चा या 7 बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आएगा, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग से आएगा। ठीक है, इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु इस एक अध्यापक को किस तरह का शिक्षा शास्त्र, मतलब कैसा अप्रोच फॉलो करना है, एक टीचर कैसे पढ़ाए। ठीक है, कैसे पढ़ाए, शिक्षा शास्त्र मतलब होता है पढ़ाने का तरीका। राइट, ओके। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, विभेदात्मक, मतलब एक दूसरे में विभेद करना। ठीक है, विभेद तो करना नहीं चाहिए, ये नहीं होगा। अलगावात्मक, अलगाव मतलब एक दूसरे को अलग अलग करके नहीं, यहाँ पे ये नहीं किया जा सकता है। समानता पर आधारित नहीं होगा, बिकॉज अगर हम समान कंसीडर कर लिए हैं, समान बच्चे को मान लिए हैं, फिर सब बच्चे का विकास संभव नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नता होता है और हमको हर एक बच्चे को अलग ट्रीट करना है। ठीक है, तो साम्यता, साम्य का मतलब होता है लचीला, और लचीला मतलब परिस्थिति के अनुसार। तो परिस्थिति में जैसे जो बच्चा होगा उसको उसके अनुसार सिखाते चलें। राइट, एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह प्रस्तुत करना चाहिए। समावेशी कक्षा का मतलब होता है जिसमें हर एक बच्चा हो शामिल। ठीक है, सभी बच्चा हो जो योग्यता रखता है, मतलब उस स्तर का योग्यता रखेगा, जिस स्तर का योग्यता रखेगा उसी क्लासरूम में रहेगा। तो यहाँ पे है सभी बच्चा, मतलब हर एक तरह तरह के बच्चे आएंगे, तरह तरह के बच्चे आएंगे यहाँ पे। तो तरह तरह के बच्चे क्लासरूम में रहेंगे। तो केवल शाब्दिक स्वरूप में अगर हम बता रहे हैं और बच्चा गूंगा है, ठीक है, तो ये उसके लिए योग्य नहीं होगा, मतलब ये सुटेबल नहीं होगा। केवल दृश्य रूप से, ठीक है, अगर कोई बच्चा अंधा है तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा, सुटेबल नहीं होगा। केवल मौखिक रूप से, ठीक है, केवल बोल के इशारों इशारों में नहीं, ये भी नहीं होगा। बहुल रूप से मतलब जैसे संभव होगा हम वैसे तरीकों का प्रयोग करेंगे, और ये राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो एक समावेशी कक्ष में आपको क्या करना चाहिए, आपको अलग अलग तरह के उपागमों का प्रयोग करना है, अलग अलग तरह के TLM का प्रयोग करना है, अलग अलग शिक्षण विधियों को बताना है, और बच्चे के शिक्षण शैलियों के अनुसार आपको पढ़ाना है। शिक्षा की समकालीन नीतियों, मतलब अभी के नीतियों के अनुसार
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं, इसमें केवल व्यावसायिक शिक्षा नहीं होगा। समावेशी शिक्षा, राइट, सब बच्चों का समावेशन होना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। अलगाववादी शिक्षा, नहीं, अलगाववादी शिक्षा नहीं होगा। सम्मिलित एकीकृत, अगर हम एकीकृत कर दिए ना, फिर हम बच्चे में विभेद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे विभेद का सेंस है उसके बीच का जो व्यक्तिगत अंतर है, व्यक्तिगत अंतर उस उससे है, ठीक है। तो यहाँ पे एकीकृत शिक्षा नहीं होगा और एक ही ऑप्शन बचा जो राइट ऑप्शन है, समावेशी शिक्षा। इसमें हर एक प्रकार के बच्चों को क्लासरूम में लेके आना है। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ देखिए ऑप्शन कीवर्ड गलत बोल रहा है, इसका मतलब निगेटिव क्वेश्चन, इसको गुना करना है निगेटिव से, मतलब हमको निगेटिव पॉइंट को ढूंढ के लाना है, तभी तो एक पॉजिटिव मार्क्स हमको मिलेगा, राइट। अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, सही बात है। अधिगम सतत चलते रहता है, मतलब जब स्टार्ट होता है पैदा होने के साथ और मरने के साथ खत्म होता है, इस बीच में कभी नहीं रुकता है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक है, मतलब इसका कोई औचित्य नहीं है, गलत है। त्रुटियों से हमें बहुत चीजों का ज्ञान मिलता है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बच्चे के सोचने का तरीका क्या है, तो त्रुटियां हमें सोचने के तरीकों के बारे में बताता है, बच्चे के स्तर के बारे में बताता है। हम जिस मेथड से पढ़ाएं, जिस विधि से पढ़ाएं, उसमें क्या गलतियां रह गई है, क्या कमियां रह गई है, इसको बताता है, ठीक है। बच्चे के वैकल्पिक अवधारणाओं का ज्ञान देता है कि बच्चा पढ़ाई से अलग भी कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, इसका भी ज्ञान देता है। तो यही ऑप्शन गलत है, ये निगेटिव ऑप्शन है, ठीक है। बाकी ये पॉजिटिव आंसर है ये, ठीक है। ये भी अधिगम व्यक्तिगत एवं वातावरणीय कारकों पर निर्भर करता है, ये सही है। अधिगम चक्रीय रूप से चलते रहता है, मतलब लगातार चलते रहता है, ठीक है। और इसी को हम लोग बोले थे ना स्पाइरल, तो स्पाइरल ही होता है, अनुरेखीय नहीं होता है, रेखीय नहीं होता है, ठीक है। ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जो गलत है और इसी को पिक करेंगे, ठीक है। बच्चे को बारंबार यह बोलने पर कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देगा? बार बार बोल देंगे बच्चे को कि तुम पढ़ने लायक नहीं है, नालायक है, पढ़ने लायक नहीं है, बच्चा क्या होगा, अधिगम के प्रति अनुत्प्रेरित हो जाएंगे, निष्प्रेरित हो जाएंगे, ठीक है। अधिगम की गति में तेजी आ जाएगी, ऐसा संभव नहीं है, बच्चा डिमोटिवेटेड हो जाएगा, बच्चा अभिप्रेरित नहीं हो पाएगा, क्लासरूम छोड़ने के बारे में ज्यादा सोचेगा। बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित होगा नहीं होगा, बच्चा भागेगा ना क्लासरूम से, बार बार बोल रहे हैं पागल है, पढ़ने लायक नहीं है। अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। तो अधिगम के लिए निष्प्रेरित हो जाएगा, धीरे धीरे उसका सोचना कम हो जाएगा, पढ़ने से दूरी बनाना शुरू करेगा, तो राइट ऑप्शन। समस्या समाधान कौशलों को बढ़ाने के लिए उपकरणों और सामग्रियों के परंपरागत इस्तेमाल पर बढ़ावा देना, जो चली आ रही है, ठीक है, उन ऑप्शन को बढ़ावा देना है, तो फिर हम वैसा ही प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे जो सदियों से होते आ रहा है, ठीक है। कोई नया प्रॉब्लम आ जाएगा फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो समस्या समाधान कौशल का विकास नहीं हो पाएगा। संख्याओं के मानक प्रारूपों में प्रस्तुत करके समस्याओं को मानक प्रारूपों में, मानक मतलब होता है तय, एक आधार है जो फिक्स है, ठीक है। तो अगर तय प्रारूपों में मानकों को देके लेके आते हैं, तो वास्तविक लाइफ में जरूरी थोड़ी है कि उसके सामने में हर एक बार यही ऐसा ही कोई समस्या पैदा हो, ठीक है। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, वैकल्पिक मतलब अलग अलग तरीकों को वैल्यू देकर, देखिए एक बच्चा जब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेगा तो उसके दिमाग में अलग तरह का विधि आएगा, दूसरा बच्चा अलग तरह का, तीसरा बच्चा अलग तरह का, चौथा बच्चा अलग तरीका अपनाएगा। और ऐसा भी संभव है कि एक बच्चे को हम बोलेंगे नहीं कुछ और सोचो, तो वो थोड़ा और भी सोचेगा, ठीक है, फिर थोड़ा और भी सोच सकता है। तो एक बच्चा अलग अलग तरीकों को यूज कर सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इसी से उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, समस्या समाधान जो कौशल है ना, उसमें वृद्धि होगी, ठीक है। यंत्रवत याद करके, यंत्रवत याद करने से आप केवल पहले से चली आ रही समस्या को ही सुलझा सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु कोई टॉपिक है, उसके पढ़ाने के लिए विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त होगा, कौन सा जो प्रोसेस होगा वो ज्यादा उपयुक्त होगा। आपको पता है कि पठन पाठन के दौरान हमको मूर्त चीजों का प्रयोग पहले करना है, फिर बाकी चीजों को पढ़ाना है, तो ये पहले होना चाहिए बाकी चीजों से। संकेत चित्र मूर्त सामग्री ये बाद में है, यहाँ भी मूर्त सामग्री बाद में है, यहाँ भी मूर्त सामग्री बाद में है, यहाँ पे मूर्त सामग्री पहले है, और यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवीणति उन्मुख अभिमुख अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे, ठीक है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुख,
गलत है। जस्ट अ सेकेंड, ये गलत है। प्रदर्शन, अपने आप को दिखाना, ठीक है, तो दिखा हम कैसे भी सकते हैं, बट हम अंदर से क्या है ये केवल आपको पता है, राइट। तो प्रदर्शन पे ध्यान नहीं देना है। प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिपरक नहीं होना चाहिए, अधिगम में प्रतिस्पर्धा को वैल्यू नहीं दिया जाना चाहिए, राइट। अध्यापन, अध्यापक प्रधान, अगर अध्यापक पे छोड़ दिया जाए तो जरूरी नहीं कि बच्चा प्रवीण हो, ठीक है, मतलब बच्चा उन चीजों में एक्सेल करे। ये तभी हो पाएगा जब एक दूसरे के साथ सहकार सहकारी भाव विकसित होगा, एक दूसरे के सहयोग से ही बच्चा किसी टॉपिक को बहुत गहरा समझ बना सकता है, किसी टॉपिक पर गहरी समझ बना सकता है, ठीक है। ओके, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, राइट। इसका मतलब कि 3 कथन गलत होगा और 1 कथन सही है। परीक्षाएं ही अधिगम का चरण लक्ष्य है, मतलब केवल परीक्षा करवाना ही इम्पोर्टेंट है तो नहीं। केवल परीक्षा करवाने से क्या होने वाला है, अभी तो बहुत सारी परीक्षाएं चल रही है ना, इससे क्या होना है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया, ठीक है। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत है। आपके मन में जो भाव है ना, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके लर्निंग पे। आप क्या सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, उस टाइम आपका मूड कैसा होता है, इस पे डिपेंड करता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी होती है, तो ये एक जटिल प्रक्रिया भी है और यहाँ पे सक्रिय होना भी जरूरी है, तो ये 2 कीवर्ड है, आपको नोट करना चाहिए, राइट। राइट ऑप्शन है। अधिगम एक सामाजिक संरचनात्मक विचार है। अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है, सामाजिक संरचनात्मक, मतलब समाज में रह के सीखने को। तो परस्पर क्रियाएं, मतलब एक दूसरे के साथ, ठीक है। परस्पर क्रियाएं मतलब बहुत सारा झुंड में, ग्रुप में एक दूसरे के हेल्प करके सीखना, ये बेटर है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है सामाजिक संज्ञानात्मक या रचनात्मक संरचनात्मक। इसमें समाज में बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक दूसरे को सीख के सिखा के ऐसे करके सीखते हैं। पुरस्कार और दंड होगा नहीं, आनुवांशिकता तो होगा नहीं, ठीक है। और अनम्य अटल शिक्षा शास्त्रीय उपागम, इसमें किसी दूसरे को वैल्यू नहीं दिया जाता है, राइट। तो एक ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा युग्म घटक अभिप्रेरणा स्रोत का सही स्वरूप में मिलान करता है। आत्म परितोषण, मतलब खुद से अंदर से अपने आप को परितोषित करना, अंदर की खुशी का बात यहाँ पे चल रहा है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, ठीक है। जिज्ञासा, आपके मन में क्या जिज्ञासा है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है, अंदर से जिज्ञासाएं आती है, ये राइट है, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नकद पुरस्कार आंतरिक कैसे हो सकता है, लेन देन का बात है, सामने से नकद पुरस्कार दिया जा रहा है, इट मीन 200 रुपया दे दे, कुछ चॉकलेट दे दे या फिर कुछ भी दे दे, ठीक है, कोई किताब दे दे, कॉपी दे दे, कलम दे दे, तो नकद पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है। रुचि, रुचि भी आंतरिक अभिप्रेरणा है, ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा है, तो आपको इसको नोट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है बाय, तो ये भी गलत ऑप्शन है और ये भी गलत ऑप्शन है, राइट। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। छात्रों को केवल यंत्रवत रूप से सिखाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं। ऐसे में संकल्पनात्मक समझ नहीं होगा, रटनात्मक समझ विकसित होगा, ठीक है। तो बच्चा रट के सीखेगा, रट के आंसर करेगा, वो फिर डेवलप नहीं कर पाएगा संकल्पनाओं के स्तर पे। संकल्पना के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे का दिमाग खुलता है, बच्चा अलग अलग स्तरों पर जाके सोच सकता है। जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ठीक है। अगर हम बच्चे को अवसर देते हैं कल के सीखे हुए ज्ञान से आज के ज्ञान को कनेक्ट करने का, तो बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाएगा। अध्यापन की व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड, ये टीचर सेंटर्ड हो जाता है, शिक्षक केंद्रित हो जाता है, तो ये भी नहीं है, राइट ऑप्शन सी ऑप्शन, ठीक है। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है, सीखने सिखाने को कौन सा कारक प्रभावित करता है। तो आप अंदर से प्रेरित हैं तो ही सीख पाएंगे, आप गुस्सा में हैं, आपको डर लग रहा है, आप खुश हैं, किसी भी परिस्थिति में आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब कि ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। सामाजिक संदर्भ, आपका आसपास पड़ोस कैसा है, ये भी सीखने को प्रभावित करता है, और कैसा मेथड प्रयोग किया जा रहा है एक टीचर के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ये था आपका सीडीपी का क्वेश्चन। और
आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बाकी टॉपिक को भी कवर करके जो टफ वर्ड आएगा उसको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बी पेशेंट। थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने आप का और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। होप द गॉड विल गिव यू व्हाट एवर यू नीड। थैंक यू सो मच।